Okay, so now continuing with the next lecture. देखो, अब लुईस सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट थिंग कि कौशल ने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए. कि पहला पॉइंट उसने बोला, इन पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स को सेपरेट कौन कर रहा है? नोबल गैसेज. ठीक है, तो अगर हम देखें, ये आपका नोबल गैसेज आ गई यहां पे. ठीक है, तो ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल तो नोबल गैसेज आ गई एंड में. ठीक है, अगर इसको आप घुमा के यहां पर ले आओ तो जस्ट होता क्या है, नोबल गैसेज से नेक्स्ट जब आप जाते हो तो क्या आता है? अल्कली. ठीक है, ग्रुप 1. और नोबल गैसेज के जस्ट पीछे हमारे पास होती हैं हेलोजन. हेलोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7. वो एक गेन कर लें तब वो 8 पे आ जाएंगे, मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. और अल्कलीज में नोबल गैसेज से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है. अगर वो उसको लूज कर लें, ठीक है, तो अल्कली मेटल जो भी आपका ये M है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों को लूज भी करना है तो सिर्फ एक. ठीक है, अल्कली को. और अगर हेलोजन को गेन करना है तो सिर्फ एक. तो मतलब इनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना सबसे आसान है इनके लिए. सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लूज या गेन करने की. ओके, और यही रीजन है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. वो क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए गेन करने की टेंडेंसी बड़ी स्ट्रांग होती है. अल्कली की लूज करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि सिर्फ एक ही लूज करना है और स्टेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये उसने पॉइंट रेज किया. ओके, तो जो हेलोजन है X, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है X नेगेटिव. और जो मेटल है अल्कली मेटल, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M पॉजिटिव बना रहा है. ठीक है, और दोनों के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई. और क्योंकि एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. और इस अट्रैक्शन से क्या बनेगा? बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? बेसिकली आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो ये इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए. ओके, अब देखो ऑक्टेट रूल. अगर हम बात करें कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो एटम्स या तो कंबाइन करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि अभी हमने देखा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो बेसिकली अल्कली ने जो लूज किया था इसी को हेलोजन ने गेन किया. ओके, समझा? तो जो एक लूज करता है उसी को दूसरा गेन करता है, तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको एक कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, तो या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या शेयरिंग से एटम्स कंबाइन करेंगे और उससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. दिस इज ऑक्टेट रूल. और ऑक्टेट कंप्लीशन क्या होता है? लीड्स टू स्टेबिलिटी. ओके, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑक्टेट रूल या स्टेट ऑक्टेट रूल. ठीक है, तो ये आपको मेंशन कर देना और इसके बाद ये लाइन लिख देना कि कंप्लीट ऑक्टेट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की. ठीक है, देखो अब आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड होता क्या है? तो बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. के कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे सोडियम हमारे पास है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Na पॉजिटिव. ठीक है, और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? नियॉन 3s1. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी नियॉन 3s1. Na पॉजिटिव की कितनी आ गई? जस्ट नियॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया. ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन की बात करें
तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा है इसको क्लोरीन गेन करेगा और ये बनाएगा Cl नेगेटिव। अब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन थी नियॉन 3s2 3p5 और Cl नेगेटिव की क्या होगी 3s2 3p6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 5 से 6 हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। ये भी नोबल गैस में आ गया। और अब हम बोलते हैं कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके बना रहे हैं NaCl। ठीक है, इसी तरह से बाकी आयनिक कंपाउंड भी, जैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव आयन को या 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चाहिए। तो अगर क्लोरीन चाहिए होंगे तो 2 चाहिए होंगे, 2 Cl नेगेटिव, तो CaCl2 बन सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो ये है। इलेक्ट्रोवैलेंस किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज और चार्जेस ऑन द आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर यहां पे Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस कितनी है 1। मान लो कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले लिया आपने, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंस कितनी है 2। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोवैलेंस +3। Cl नेगेटिव ले लिया -1। तो इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब हो कि उसके ऊपर कितने यूनिट चार्ज हैं आयन पे। ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट आए बात कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कि आयनिक कंपाउंड कब आसानी से बनते हैं, ठीक है, किन कंडीशन में बनते हैं। पहली बात, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बड़ा ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट हो वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी गेन करना चाह रहा है, जैसे कि हेलोजन, और दूसरा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा हो, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो जब दोनों की लूज और गेन करने की टेंडेंसी स्ट्रांग होगी तब किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो दोनों गेन करना चाहते हैं तो कैसे हो पाएगा? ठीक है, दोनों लूज करना चाहते हैं तब भी नहीं हो पाएगा ना। तो एक के पास टेंडेंसी होनी चाहिए लूज करने की और एक के पास होनी चाहिए गेन करने की। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही आयनिक बॉन्ड जल्दी बनता है, स्ट्रांग बनता है। फिर जिसको लूज करना है, किसको लूज करना है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एम पॉजिटिव जल्दी बनेगा, ये जल्दी बनेगा तो आगे रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये कम होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जल्दी से ये रिलीज करेगा। दूसरा, जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है प्रोसेस में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर ये जल्दी जल्दी गेन कर ले तब भी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए ताकि वो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरा उसको जल्दी से गेन कर ले। ठीक है, फिर M पॉजिटिव बन गया, X नेगेटिव बन गया, ये दोनों जब कंबाइन करके MX बनाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस कंबाइन करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो M पॉजिटिव और X नेगेटिव मिले तो MX बना, तो उसके बनने में एनर्जी रिलीज हुई। अब उल्टा देखो, MX को अगर ये लैटिस एनर्जी दे दी जाए तो वापस इसमें टूट जाएगा। तो दोनों तरफ से लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि कैटायन और एनायन के मिलने से कंपाउंड बनता है और साथ में लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, या कंपाउंड को वापस उसके आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जैसे NaCl को अगर आप लैटिस एनर्जी इसको दे दो तो ये वापस किस में टूट जाएगा? Na पॉजिटिव गैसेस। ठीक है, ध्यान रखना, गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, Na पॉजिटिव गैसेस प्लस Cl नेगेटिव गैसेस।
ठीक है। और सिमिलरली जब Na पॉजिटिव गैसेस प्लस Cl नेगेटिव गैसेस कंबाइन करते हैं तो NaCl बनता है और साथ में लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये होगी जस्ट ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। इसकी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन आने वाले टॉपिक में या लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका बाकी की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नाउ यू कैन नोट डाउन द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो लैंगमुइर ने दिया, मतलब लैंगमुइर ने लुईस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिफाइन किया। ठीक है, उसने ये बोला कि जो क्यूब वाला हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उस अरेंजमेंट को उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस आइडिया को उसने अबेंडन किया। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड को एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के मेथड से। तो उसने बोला कि शेयरिंग करनी है। अब देखो शेयरिंग कैसे करनी है। अब मान लो जब हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड बनता है, एक लूज करने वाला होना चाहिए और एक गेन। मान लो दोनों गेन करने वाले हैं, एक भी क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन है, ना ये छोड़ेगा ना वो छोड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लूज करने से इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसके गेन करने से हो जाता है, तो दोनों को बेनिफिट नहीं हो ना। ठीक है, जब दोनों ही एक जैसे हों तो उनके बीच में लॉस और गेन नहीं हो सकता, शेयरिंग हो सकती है। तो ये वाला क्लोरीन बोल रहा है कि यार मेरे पास भी 7 है, मेरे को एक चाहिए। ठीक है, तो चलो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, एक में डॉट लगा रहे हैं, एक में क्रॉस। ये बोल रहा है मेरे पास भी 7 है, मेरे को भी एक ही चाहिए। तो बोलते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, है ना, काउंट वो दोनों का हो जाएगा, तो दोनों के 8 पूरे हो जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लें, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन ये इसकी तरफ से आया, ये दूसरे की तरफ से आया। ठीक है, बाकी 3 लोन पेयर इसके पास थे और 3 लोन पेयर इसके पास थे। शेयरिंग को कैसे दिखाएंगे हम बोलेंगे ये लेफ्ट वाला क्लोरीन है, ये बोल रहा है मेरे पास कितने, मेरे पास बोलते ये सारे मेरे हैं। वैसे राइट वाला बोल रहा है ये सारे मेरे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्टेट में, राइट वाले के पास भी 8 हो गए। कैसे हुए? शेयरिंग से हुए। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग के थ्रू, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ओके, सिमिलरली हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बात करेंगे तब भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन का ये, दूसरे का ये। हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं होता, उसका डुप्लेट होता है। ठीक है, तो ये इसके भी 2 काउंट होंगे और इसके भी 2 काउंट होंगे। ठीक है, तो जब सिमिलर एटम्स कंबाइन करेंगे H2 Cl2 N2 O2, ठीक है, F2, ओके, तो सिमिलर एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। अब O2 का बात करो, एक ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी है? 6, मतलब उसको 2 चाहिए और दूसरे वाले को भी 2 चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां 2, ये 4 और ये 5 6, 2 दोनों को चाहिए। तो ये बोलता है कि चलो यार मैं भी अपने 2 देता हूं, वो भी 2 देगा। ठीक है, तो अगर हम ये काउंट करें, ये कितने हुए? 2 4 6 8, और इसके लिए ये दोनों काउंट करें तो इसके भी 2 4 6 8। ठीक है, तो ये शेयरिंग करके जो बना इसको बोला डबल बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बाकी 2 पेयर इनके पास अपने पास रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर गए इनको बोला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो पेयर अपने पास से उसके पास रह गया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास? ये बना डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, वैसे 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रोजन की वैलेंस थी 5, तो 1 2 3 4 5, दूसरी नाइट्रोजन की भी 5। ठीक है, चलो सेम ही ड्रॉ कर लेते हैं इनको। तो 5 वाले को 3 और चाहिए, दूसरे वाले को भी 5 को 3 और चाहिए,
तो दोनों अपने 3-3 शेयर करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वाले नाइट्रोजन को देखें तो 2 4 6 8, दोनों के 8-8 पूरे हो गए शेयरिंग करने से। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे फिर हम कि 3 बॉन्ड बने, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना इनके बीच में, ठीक है। तो 3 पेयर से बनता है हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हो गए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब सेम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा हिट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हिट्रोएटॉमिक में क्या है, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, दो अलग अलग एटम्स है। H2O कैसे बना, ठीक है, देखो अब जो ऑक्सीजन है इसको, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स 2। हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, उसको एक और चाहिए, उसको 1 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लग जाएंगे, तो ऑक्सीजन आ गया बीच में, ठीक है। अब इसके पास आ गए टोटल 6, ठीक है, एक यहां और एक यहां, ये आ गया हाइड्रोजन। तो एक इस हाइड्रोजन ने दे दिया, एक यहां से इस हाइड्रोजन ने दे दिया। तो अब ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन से एक एक लिया शेयरिंग के लिए, तो 2 4 6 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन को 2 मिल गए, इसका डुप्लेट, इसको भी 2 मिल गए, इसका भी डुप्लेट। तो अब ये बोल सकते हो ये इधर एक बॉन्ड बना H और इधर एक बॉन्ड बना H और 2 लोन पेयर रह गए, ठीक है। अब ये मैंने इसको V शेप में क्यों, बेंड जैसा क्यों बनाया, मैंने इसको एग्जैक्टली ऐसा क्यों नहीं लिख दिया कि एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, वो आप आगे पढ़ोगे जब ज्योमेट्री की बात आएगी कि वाटर ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसा लीनियर नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता वो पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट कि शेप क्या है। तो ये समझ आ गया ना। तो शेयरिंग से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे CO2 मॉलिक्यूल देखेंगे तो CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन आ गया सेंटर में, क्योंकि उसको उसकी वैलेंस ज्यादा है, सेंटर में वो आता है जिसकी वैलेंस जनरली ज्यादा होती है। कार्बन की वैलेंस है 4, तो 4 वाले को 4 और चाहिए 8 करने के लिए, ऑक्सीजन को सिर्फ 2 चाहिए, तो कार्बन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन को सिर्फ 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि चलो मैं 2 कार्बन से ले लूं, तो हो गया। दूसरा ऑक्सीजन है वो बोलेगा चलो मैं 2 कार्बन से ले लूं, तो कार्बन ने टोटल 4 दिए पर 2 अलग अलग ऑक्सीजन को, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इधर दिए, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, यहां एक ऑक्सीजन आई, 2 इसके, बाकी 4 पेयर इसके लोन पेयर, इधर ऑक्सीजन के ये 2, ठीक है। तो कार्बन अपने दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन का लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड बना, राइट में भी डबल बॉन्ड बना, ओके। और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन को 4 चाहिए और एक हाइड्रोजन 1 दे सकता है, तो 4 देने के लिए फिर 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगी। तो कार्बन ने 1 यहां पर, 2 ये 3 ये 4, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। तो कार्बन के तो ये पूरे हो गए 8, ठीक है, और हाइड्रोजन के बन गए सबके डुप्लेट्स, ये बन गया हमारा CH4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 90 डिग्री पे नहीं होते एंगल्स, 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आपके जो ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर से ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कार्बन के, अब ये तो पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो अब ये स्ट्रक्चर आपको पता है पहले से, अब इसको लुईस में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिए, यहां से 2 उसने दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में, चौथा यहां पे, ठीक है। इसका यहां 3rd, ये 4th, ये हाइड्रोजन की तरफ से 1, ये दूसरी हाइड्रोजन की तरफ से 1, ठीक है।
वैसे इसमें गोले लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा इसको इजी तरीके से करते हैं, इनको थोड़ा बीच में रखते हैं, 2 लेफ्ट वाले कार्बन के 2 इसके, फिर एक इसका इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, फिर एक इसका एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये शेयरिंग हुई इस कार्बन की, ये शेयरिंग हुई इस कार्बन की, ये इस हाइड्रोजन के लिए शेयरिंग। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाली बात है, वैसे बड़े सिंपल है, पर एग्जैक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ये पूछने नहीं वाला, बेसिक है, बहुत बेसिक वाला पार्ट है ये। ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। ओके, तो आई थिंक के बेसिक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना वो हमने देख लिया। तो जनरल प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या है। पहली चीज आ गई फिजिकल स्टेट, कि नॉर्मली अगर हम आयनिक कंपाउंड को देखें तो वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से ये सॉलिड बनते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ना, जब फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है तो मॉलिक्यूल नजदीक रहते हैं, या आयन जो भी हैं पार्टिकल नजदीक होंगे तो उसी को सॉलिड बोलेंगे। पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, बहुत दूर रहेंगे तो वही चीज गैस हो जाएगी। तो सॉलिड, लिक्विड या गैस में डिफरेंस सिर्फ डिस्टेंस का है। बहुत नजदीक तो सॉलिड, थोड़े दूर तो लिक्विड, बहुत दूर तो गैस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, हाँ पानी में डाल दोगे तो वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, फिर तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड नहीं रहेगा। जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। ठीक है, पर वो गैसेस फेज में नहीं आएंगे क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उनके बीच में। सेकेंड इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, देखो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड जो कि डिफरेंट डिफरेंट है पर उनके स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, जैसे कि मान लो फेरस सल्फेट FeSO4 हाइड्रेटेड फॉर्म लें इसका तो ये .7H2 बनाता है। ठीक है, ऐसा हम एक और ले सकते हैं MgSO4.7H2O। ओके, दोनों दो अलग अलग आयनिक कंपाउंड है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और यहां पर हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, पर दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आयनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो उनको बोलते हैं कि वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमॉर्फ हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, जिसके अंदर different ionic compounds can have similar crystal structures. Okay, then next property is electrical conductivity. अब क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में एक कैटायन होगा पर एक एनायन होगा, तो जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, पर सॉलिड स्टेट में नहीं करते ये, क्यों? क्योंकि कंडक्ट करने के लिए चार्जेस को मूव करना पड़ेगा ना, तो सॉलिड स्टेट में वो फिक्स है अपनी पोजीशन पे, हिल नहीं सकते। तो सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, पर मोल्टन फेज में एक बार इनको आपने मेल्ट कर दिया तो फिर तो आयन मूव कर सकते हैं ना, फिर तो लिक्विड फेज में आ गए वो। तो जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो मोल्टन फेज में कंडक्ट करते हैं, पानी में डाल दोगे तब भी आयन्स अलग अलग हो जाएंगे, तब भी मूव करेंगे। तो एक्वस फेज में भी कंडक्ट करते हैं। फिर आते सॉल्युबिलिटी की बात, तो सॉल्युबिलिटी का जनरल रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, जिस तरह का सब्सटेंस होगा वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे कि एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आएगी अभी आगे डिटेल में। पोलर चीज पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब आयनिक इज बेसिकली पोलर, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। ठीक है, तो इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व होते हैं, एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इसीलिए NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है
ऑयल में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको। ओके, तो लाइक डिजोल्व लाइक, ऑयल पेट्रोल में डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं, पर ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल हमेशा याद रखना सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है? ओके, सो नाउ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड्स में कैसे आता है। ओके